बुक ऑफ इज़ेकियल में मेंशन फ्लाइंग मशीन्स हो, इजिप्ट के टेंपल में मिले हेलीकॉप्टर के, मेक्सिको के टेंपल में किसी ह्यूमन द्वारा मशीन को ऑपरेट करने के स्कल्पचर्स हो, या फिर हिंदू वेदास में मेंशन अलग अलग तरह के विमान हो, इन सभी किस्से कहानियों और कल्पनाओं को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। राइट ब्रदर्स के अगेंस्ट में 3 अक्टूबर 1903 में न्यूयॉर्क टाइम्स एक आर्टिकल छापता है, एक आर्टिकल निकालता है जिसका टाइटल था फ्लाइंग मशीन्स विच डू नॉट फ्लाई, जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि अभी भी 1 मिलियन टू 10 मिलियन ईयर्स लगने वाले हैं हम ह्यूमंस को एक ऐसा मशीन बनाने में जो कि हवा में उड़ सके। लेकिन मजे की बात यही है ना दोस्तों, राइट ब्रदर्स ने ठीक 2 महीने बाद 17 दिसंबर 1903 में उन कल्पनाओं को सच कर दिखाया और हम इंसानों ने पहली बार एक मशीन को हवा में उड़ते हुए देखा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। आप देख रहे हैं द ब्रिलियंट इंजीनियरिंग सीरीज बाय 9 पॉइंटर। आज का हमारा टॉपिक है जेट इंजन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की, जब एक 7 साल के बच्चे ने आसमान में इतने प्लेन्स उड़ते हुए देखा कि उसका इंटरेस्ट भी पायलट बनने का हो गया। उसने अपने सपने को बड़ा होकर पूरा भी किया और ब्रिटिश आर्मी में एज अ पायलट ज्वाइन किया। लेकिन ये बच्चा कोई एक आम पायलट नहीं था। इनकी एक आदत थी, ये हर प्लेन को उसकी स्पीड लिमिट को टेस्ट करते थे और उसके डेटा को रिकॉर्ड करते थे। तो इन्होंने पाया कि 800 किलोमीटर प्रति घंटे के बाद जितने भी अवेलेबल प्लेन्स हैं वो सारे के सारे वाइब्रेट करते हैं और ऐसा लगता है कुछ समय बाद ब्रेक डाउन कर जाएंगे। तो इस चीज का सॉल्यूशन वो मनी मन ढूंढते थे और उन्होंने ब्लूप्रिंट्स भी इसके तैयार किए। इन पायलट का नाम था फ्रैंक विटेल। 1930 में इनकी मुलाकात मिस्टर ग्रिफिथ से हुई, जो कि सीनियर इंजीनियर थे ब्रिटिश आर्मी में, और उनको इन्होंने अपने ब्लूप्रिंट्स दिखाए और बोला कि आप ब्रिटिश आर्मी को बोलिए, ब्रिटिश सरकार को बोलिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोलिए कि मुझे इन्वेस्टमेंट दें ताकि मैं इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकूं। जब ब्रीफली गो थ्रू करा ग्रिफिथ्स ने इनके प्रोजेक्ट को, तो बोला जो भी तुमने कंबशन चैम्बर तुमने बनाया हुआ अपने ब्लूप्रिंट में, ऐसा कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है इस समय पे जो इस टेम्परेचर पे काम कर सके, इस टेम्परेचर के साथ विथस्टैंड कर सके, तो मैं तो इसको पास नहीं कर सकता हूँ। बहुत निराश हुए, लेकिन हार नहीं मानी। इन्होंने प्राइवेटली फंड लिया, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को मनाया और अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया। कहीं 1938 के आसपास ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट हुआ और इनको वापस से फंडिंग मिली। इन्होंने 3 साल लगाए और फाइनली 1941 में इन्होंने एक ऐसा एयरप्लेन बना दिया जो कि जेट इंजन बेस्ड था। तो चलिए अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ विच स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप इसकी जेट इंजन की वर्किंग को इस तरह से कंसीडर कर सकते हो कि एक इन्फ्लेटेड बलून है जिसके आपने एंड को फ्री छोड़ दिया। यहाँ पे एक्शन क्या है, जो हाई प्रेशर एयर बलून के अंदर है वो बाहर की तरफ आएगी नोजल से, और जिसकी वजह से एक रिएक्शन डेवलप होगा और जो बलून है वो मूव फॉरवर्ड करेगा, आगे की तरफ मूव कर जाएगा। यही सेम चीज जेट इंजन में होगी। जो नोजल है, जो एंड है जेट इंजन का, वहां से हाई प्रेशर फ्लूइड, हाई टेम्परेचर फ्लूइड जो है अब वो हाई वेलोसिटी के साथ बाहर निकल रहा होगा, जिसके रिएक्शन में जो जेट इंजन है वो फॉरवर्ड मोशन देगा। तो चलिए अब बात करते हैं वर्किंग स्टेजेस एंड कंपोनेंट्स की। यहाँ पे जनरली 3 कंपोनेंट होते हैं, कंप्रेशर, कंबस्टर एंड टरबाइन। फर्स्ट स्टेज है कंप्रेशर। ये जो कंप्रेशर यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये 2 स्टेज कंप्रेशन करता है। पहली स्टेज में जो है लो प्रेशर कंप्रेशर, यहाँ पे स्विल के एक्सपेंस पे यहाँ पे स्विल को खत्म किया जाता है और प्रेशर बढ़ता है। उसके बाद ये जो एयर है, इनलेट एयर, ये जाती है सेकंड कंप्रेशर में, यानी सेकंड स्टेज कंप्रेशर में, जो कि है हाई प्रेशर कंप्रेशर, और ये ड्रास्टिकली प्रेशर को बढ़ाता है और टेम्परेचर को बढ़ा देता है। उसके बाद आता है सेकंड स्टेज एट कंबस्टर। कंबस्टर के अंदर क्या हो रहा होता है ना, जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस एंटर करती है कंबशन चैम्बर में, यहाँ पे उसमें फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है, और इग्नाइटर प्लग, जैसे आपने बाइक या आईसी इंजन जो होते हैं उसमें होता है, इग्नाइटर प्लग दिए होते हैं जिसकी वजह से स्पार्क डेवलप होता है और वहाँ पे उसको कंबस्ट किया जाता है। थर्ड स्टेज एट टरबाइन, यहाँ पे जो कंबशन चैम्बर से हाई एनर्जी गैस आ रही है ना, ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जो एयर है ये यहाँ पे एक्सपेंड होती है और यहाँ पे जो हाई प्रेशर है वो रिड्यूस होता है और कन्वर्ट होती है ये एनर्जी हाई काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वजह से एक थ्रस्ट मिलता है और हमारा प्लेन जो है वो आगे की तरफ मूव करता है, यानी इट मूव्स फॉरवर्ड। यहाँ पे एक और कंपोनेंट आता है दैट इज एग्जॉस्ट कोन। यहाँ पे जो भी रेयर एंड पे इंपॉर्टेंट इंजन के सेंसिटिव पार्ट होते हैं वो इसके अंदर होते हैं और जो गैस है वो इसके थ्रू, एग्जॉस्ट गैस इसके थ्रू बाहर जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस बड़े से पंखे की जिसका नाम है टर्बोफैन। 90% ऑफ द थ्रस्ट यही जनरेट करता है और जिसकी वजह से इफिशियंसी ऑफ द इंजन बढ़ जाती है, इसकी वजह से कॉस्ट रिड्यूस होती है और यही कारण है जो ये कमर्शियल एयरलाइंस में और मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन एयरलाइंस में यूज़ हो जाता है। ये जो पूरा सिस्टम है जिस केसिंग के अंदर होता है इसको बोलते हैं डिफ्यूज़र। और यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना है, जो इनटेक एयर है
ये पूरी कंप्रेसर में नहीं जाती है, ये थोड़ी सी बाहर की तरफ से जाती है जो एग्जॉस्ट पे जाती है, जिसको हम बाईपास एयर बोलते हैं, और इसका टेम्परेचर भी कम होता है। लेकिन जो एग्जॉस्ट पे एयर निकल रही ना वो बहुत हाई वेलोसिटी, बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, जिसकी वजह से वो बहुत तेज साउंड करता है। लाइक जो अगर नॉर्मल जेट मैंने आपको दिखाया था साउंड करता है, जिसमें ये टर्बोफैन ना लगा हो, तो उसके वो जब चलता है इंजन, या आपने देखा होगा फाइटर जेट, तो बहुत तेज़ नॉइस करते हैं। इंस्टेड जब आपने कमर्शियल देखे होंगे प्लेन्स, जो कमर्शियल एयरलाइन जा रहे हैं, वो इतनी तेज साउंड नहीं करते। तो उसका रीज़न ये है, जो हाई टेम्परेचर हाई वेलोसिटी पे जो एग्जॉस्ट पे निकल रही है ना गैस, उसके साथ ये मिक्स हो जाता है, कवरिंग बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि साउंड रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का कंपैरिजन करके, जो टर्बो फैन इंजन है इसके अंदर आप देखो जो एग्जॉस्ट के साइड पे कितनी थिक लेयर बन रही है यहाँ पे कोल्ड एयर की, और उसी जगह पे अगर आप टर्बो जेट इंजन को देखोगे तो बहुत थिन लेयर है। जो ब्लू है ना, ये आपकी कोल्ड एयर है, तो इसकी यहाँ पे लेयर देखो कितनी कम है। तो इसकी वजह से यहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा होता है, और जो टर्बो फैन है वहाँ पे साउंड बहुत कम होता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो टर्बो फैन इंजन है हम उसको कमर्शियल एयरलाइंस में यूज़ करते हैं, ताकि जो कंफर्ट रहता है ना, अंदर पैसेंजर बैठा उसको इतनी तेज साउंड नहीं आ रही। और भाई सबसे पहला रीज़न तो हमारा कॉस्ट था। तो यहाँ पे आपको आई होप सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सो आप सबके दिमाग में एक बात आई होगी कि ये सारी चीज़ तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे इंजन को। तो जैसे हमारी बाइक में होता है ना कि एक सेल्फ दिया होता है, एक मोटर दी होती है, हमने सेल्फ लिया, बैटरी से मोटर ने एक बार घुमा दिया और साइकिल स्टार्ट हो गई। सो सेम चीज़ यहाँ पे होगी। यहाँ पे ऑक्सिलरी पावर यूनिट APU एक दिया होता है, एयरप्लेन के टेल एंड पे होता है, और 1 मिनट के लिए वो इंजन को चला के रखता है। एक बार इंजन स्टार्ट हो जाता है, साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद उसको ऑफ कर देते हैं और फिर मेन इंजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट टॉपिक बताओ, और आप लोगों को अगर 9 पॉइंटर के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो स्कैन दिस QR कोड। थैंक यू।